नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। देखिए क्या करना है आपको करना है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले जैसा ही वीडियो में हमें क्वेश्चन दिख रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना है। जब तक आप खुद अटेंड नहीं करोगे तब तक आप में खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर इस एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटेंड करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है किसके रिगार्डिंग? 2023 के नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में एमसीक्यू दिया हुआ है, उसमें दिया है 3 सेंटेंस और बताने हैं हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। देखिए आपको अभी से मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में जैसे ही सारे नोबेल दिए जाएंगे वो सारे नोबेल का हम एक सिंगल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और इस सिंगल वीडियो में हम सभी ओर से उसके डायमेंशन कवर कर लेंगे कि भैया किनको दिया है, किस लिए दिया गया है, और पिछले साल 2022 में जो दिया गया था वह किनको दिया था और वह किनके लिए दिया गया था, ताकि आपको पता चले कि भैया 2023 में इसी थीम पे दिया है और 2022 में इसी थीम पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के नोबेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको फैक्ट्स पता होगा, चलिए नाम तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना पता होगा कि 2022 में इनके रिगार्डिंग आपको क्या दिया गया था, इस पर्टिकुलर चीज़ को नोबेल मिला है, तो आपके मेंस आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि जैसे आपकी पीटी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप मेंस के सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो रट के जाओगे। ठीक है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, पहला सेंटेंस पूछ रहा है नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवॉर्डेड जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट्स एंड एंटोन जेलिंगर। दूसरा सेंटेंस पूछ रहा है कि जो फिजिक्स का नोबेल दिया गया है यह दिया है कैटलिन कैरी को और ड्रू वेइजमैन को। और तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि फिजिक्स में 2023 का जो नोबेल दिया है यह दिया है वर्क इन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सही सेंटेंस। तो पहला वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है सर जी? क्योंकि यह जो मेडिसिन का नोबेल दिया है यह इन 3 लोगों को नहीं मिला है, जॉन एफ क्लोजर को, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जेलिंगर, उनको नहीं मिला है। यह जो मेडिसिन वाला है यह मिला है इनको, कैटलिन कैरी को और ड्रू वेइजमैन को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरा सेंटेंस जो है यह बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा 3 में से सिर्फ एक ही सेंटेंस कैसा है, सही है। और हमें पूछा है कितने सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि भैया जो फिजिक्स वाले हमारे 2023 के नोबेल दिए हैं यह किनको दिया हुआ है। यह दिया है पेरे एगोस्टिनी जी, फेरेंस क्राउज और एने एल ह्यूलर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है, हालांकि मुझे कभी भी किसी और के बारे में इसको नहीं बताना है। ठीक है, चलिए तो इन तीनों लोगों को दिया गया है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ और फिजिक्स में उन्होंने चुना हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो भी हमारे एटम्स होते हैं यह एटम्स की स्टडी करते करते हमारे साइंटिस्ट को पता है कि भैया कुछ क्वांटम जैसा भी होता है। ठीक है, और उसी के ऊपर रिसर्च करते क्या किया था उन्होंने अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैशेस का इस्तेमाल किया था। किसके लिए? ये जो हमारे एटम्स होते हैं उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए आपको सबको पता होगा कि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यह होते हैं एटम्स के किसमें, उसके कोर में, नाभि में होते हैं। और बाहर वाली साइड पे क्या होता है, बाहर वाली साइड पे होते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ आपको बता दूं कि कभी आप किसी एक एटम्स को दूसरे एटम्स के कोर के साथ नहीं मिला सकते।
ठीक है। अब मान लीजिए कि एक हथेली है और इस हथेली के ऊपर आप दूसरी हथेली रखने आओगे तो एक्चुअली क्या होगा कि जो एक एटम्स है उस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है और जो नीचे वाली हथेली है उसके एटम में चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जैसे ही आप एक दूसरे को नज़दीक लेके आओगे तो क्या होगा, ऐसा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टच करेंगे, लेकिन कभी भी एक नाभि दूसरी नाभि के साथ सीधे साधे तरीके से नहीं मिल पाती है। ठीक है, यह याद रखना है आपको। चलिए, तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो एटम्स रहते हैं उस एटम में जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी स्टडी के लिए उन लोगों ने क्या किया, अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश इस्तेमाल किया है और उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा टाइम दिया हुआ है इनमें। अब आप बताओगे कि सर जी इसकी स्टडी किस हिसाब से की जाती है, तो देखिए हम सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइमिंग का हम मेज़रमेंट देखें तो टाइमिंग के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़ा वाला देखते हैं तो मिनट इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे देखते हैं तो हम आवर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेकंड से पहले हम क्या कहते हैं, हाँ माइक्रो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे भी ऐसे बहुत छोटे छोटे यूनिट की ओर हम आगे बढ़े तो जो सेकंड रहता है उस सेकंड का भी हम अगर माइनर स्वरूप ले ले तो उसको कहा जाता है एट्टो सेकंड। क्या कहा जाता है, एट्टो सेकंड। यह एट्टो सेकंड कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ मान चल सकते हैं कि यह एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि कैसी है, 1/10⁸। ठीक है, और यही जो होता है यही होता है सेकंड, जिसको कहा जाता है क्विंटलियन सेकंड। मतलब अब ऐसा मान चलिए कि जो एक सेकंड है उस सेकंड को आप 18 बार टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 18 बार आप डिवाइड कर दीजिए, उससे भी बहुत कम माइनर सेकंड आप देखोगे तो उतना आएगा। ठीक है, मतलब 18 गुना उससे छोटा रहता है एक सेकंड से, उसको कहा जाता है एट्टो सेकंड। एक और चीज़ आपको बता दूं कि यह जो स्टडी किया हुआ है उसका एप्लीकेशंस आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हो। किसके लिए ऊपर सर जी, तो क्वांटम के ऊपर। ठीक है, और आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, उनसे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने को मिली हुई है। तो अभी आपके लिए इतना ही हम रखते हैं। फिर से बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा नोबेल प्राइज़ 2023 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही सारे ही नोबेल अनाउंस किए जाएंगे उसके बाद लेके आएंगे। ठीक है, चलिए सर जी जो दूसरा सेंटेंस था वह किसका था, मेडिसिन का था। तो जो मेडिसिन का था यह दिया है कैटलिन कैरी को और ड्रू वेइसमैन को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और उस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, mRNA वैक्सीन बनाई है। ठीक है, अब आपको पता है कि वैक्सीन बनाई हुई है तो उस वैक्सीन से क्या मिला, पूरी दुनिया को कोविड-19 से छुटकारा मिला। एक और चीज़ आपको बता दूं कि नोबेल के लिए कंपलसरी है कि आपका जो नॉलेज है यह नॉलेज कैसा होना चाहिए, अप्लाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नॉलेज अप्लाइड फॉर्म में नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको नोबेल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब जो भी नोबेल कमेटी है उस कमेटी ने देखा कि भैया ये mRNA टेक्नोलॉजी जो है ये तो काफ़ी बढ़िया है, और इसी वजह से क्या हुआ है कि कोविड पेंडेमिक ने हमें बहुत जो हैरान करके रखा हुआ था उससे हमें राहत मिली है। तो अभी उसी के रिगार्डिंग उन्हीं लोगों को हमने सम्मान दिया है नोबेल देके। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फिजिक्स का नोबेल दिया है यह दिया है पेरे एगोस्टिनी, फ्रेंच क्राउस और एन.ए. एल्ह्यूलर को। ठीक है, किसके ऊपर, तो उन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर्स यानी कि क्वांटम के ऊपर। और जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 2023 का अगर हम देखने जाए तो कैटलिन कैरी को और ड्रू वेइसमैन को, किसके लिए, mRNA वैक्सीन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले MCQ की ओर।
अगला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। चलिए अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है और उस स्टडी में बताया गया है कि कुछ एक ऐसी प्रजाति है, उस प्रजाति में ऐसे कुछ जीनोम देखने को मिले हैं जो कि क्या करते हैं, कोई डिसीज है उस डिसीज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कंटेक्स्ट हम बाद में देखेंगे और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कंटेक्स्ट, हमें सिर्फ नाम याद रखना है। चलिए लेकिन कोरल्स जो है, यह कोरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोरल्स के रिगार्डिंग 4 बातें बताई है, उनमें से आपको बताना है कौन सा फैक्टर जो है यह सही है और हमें चाहिए ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, पहला फ्रेश वाटर, तो बता दीजिए कोरल्स के लिए फ्रेश वाटर चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? उसको चाहिए सॉल्ट वाटर चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे जो कोरल्स रहते हैं यह कोरल्स हमारे फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। और फ्रेश वाटर यानी कि जो भी हमारे लेक्स है, तालाब है और हमारी जो रिवर है, वहाँ पे हमें कौन सा पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। तो वहाँ पे हमें कोरल्स नहीं देखने को मिलते, तो फ्रेश वाटर हमारा कट गया। दूसरा क्लियर शैलो साल्ट वाटर, जी हाँ ये तो चाहिए। प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी यह क्या कर पाएगा, अपना खाना खुद बना पाएगा। ठीक है, चलिए तो खुद बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, वो रहता है किसके साथ, यह रहता है जूजेंथालिस के साथ सिम्बासिस रिलेशनशिप में। ठीक है, सर जी क्या है, अरे भैया थोड़ा तो एनवायरनमेंट पढ़ा करो। ठीक है, चलिए तो तीसरा जो सेंटेंस है यह भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। और चौथा वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री एंड 25 सेल्सियस। अब इतना टेम्परेचर को आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपके कोरल ब्लीच हो जाएंगे। इसी वजह से जो भी हमारे कैसे कहा जाते हैं टेम्परेट जो जोन है, उस टेम्परेट जोन में हमारे जितने भी समंदर आए हैं वहाँ पे हमें ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते। जो हमें देखने को मिलते हैं यह कहाँ पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल जोन में मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चौथा भी सही है। चलिए दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन सी। सिर्फ 3 ही सेंटेंस है जो सही है। ठीक है, चलिए अब बता दे रहा हूँ कि कंटेक्स्ट क्या है। अभी एक कंटेक्स्ट में यह है कि ऐसा एक जीनोम है, उस जीनोम हमें देखने को मिला है स्टैगहॉर्न कोरल के अंदर। कौन सा कोरल है, स्टैगहॉर्न कोरल, जिसका स्टेटस कैसा है, एंडेंजर्ड है। ठीक है, मतलब अभी लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है और यह ज़्यादातर देखने को मिलता है कैरेबियन कोस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि उसमें ऐसे कुछ रीजन्स है, जीनोमिक रीजन्स है, जिससे यह रेजिलियंस प्रोवाइड करता है खुद को वाइट बैंड डिसीज से। किसे, वाइट बैंड डिसीज से। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टैगहॉर्न क्या है, तो यह क्या है, एक प्रकार का कोरल है। ठीक है, कहाँ पे है उसका मेनली लोकेशन, कैरेबियन सी के आसपास है। ठीक है, और यह जो स्टैगहॉर्न कोरल्स है यह कैन फॉर्म डेंस ग्रुप कॉल्ड थिकेट्स। अब ये इकट्ठा, देखिए आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि यह बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको थिकेट्स कहा जाता है और यह वेरी शैलो वाटर में भी ऐसा अपने आप को मेंटेन कर सकता है। बाकी तो आपको पता है कि जो कोरल्स रहते हैं क्या करते हैं, वह एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं किनको, रीफ एनिमल को, और उसमें सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा वाला अगर किसी को मिलता है तो होता है फिशिस को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि सर जी इंडिया में ये कोरल्स जो है यह कहाँ पे देखने मिलते हैं। तो आप देख सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ में, मालवार में, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान में और निकोबार में। ठीक है, मतलब कि जो भी एरिया हमारा जहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉल्टी वाटर। ठीक है, सॉल्टी वाटर मिलेगा और वहाँ पे हमें अगर इनफ टेम्परेचर मिल गया तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कोरल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फ्रेश वाटर इनकमिंग, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उस नदियों के मुहावने पे हमें जो पानी मिलता है यह पानी हमारा कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, चलिए
अब वाइट बैंड डिसीज़ क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो यह ऐसा एक कॉमन टिश्यूज़ है जो कि डिसीज़ होता है, ठीक है, डिसीज मतलब टिश्यू लॉस होने का यह एक डिसीज़ है। और अगर फिर से मैं बता दूं कि कोरल्स को क्या चाहिए, तो उसको चाहिए शैलो वाटर, कि जिसमें क्या चला जाए, जिसमें चला जाए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट। दूसरी चीज़ उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। सलाइन एरिया चाहिए और न्यूट्रिएंट से रिच एरिया चाहिए, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, रिसेंटली DXN सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। चलिए DXN क्या न्यूज़ में था, बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया है आपको। तो क्या था, क्या कोई एयरपोर्ट कोड है, क्या कोई मॉस कोड है, क्या DNA स्ट्रैंड है, या फिर वैक्सीन है। तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यह एक एयरपोर्ट कोड है, ठीक है। अब एयरपोर्ट कोड जो है यह कहाँ का है, यह दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और 3 लेटर है DXN, उस 3 लेटर का मतलब है D फॉर दिल्ली, N फॉर नोएडा और X जो है यह सिंबलाइज कर रहा है। सर जी पता नहीं चला कि यह क्या है। तो देखिए यह जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं एयरपोर्ट के कोड के बारे में, हालांकि इतना डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, एवरीथिंग ऑफ समथिंग और समथिंग ऑफ एवरीथिंग। अगर आप प्रिपरेशन सही से करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इस सूत्र को टाई करना है, याद करके लिख लेना है कि भैया मुझे सारी चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, समथिंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें PhD नहीं करनी है, हमें उसके बारे में क्या चाहिए, थोड़ा सा ही नॉलेज चाहिए, ठीक है। मतलब कि एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, याद रहेगा। कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक है जिनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, और बाकी वाले सब में हमें जनरलाइज अप्रोच चाहिए। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि जो एयरपोर्ट कोड है यह क्या करता है, यह डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफाइज करता है। और यह जो कोड होता है, यह कोड क्या प्रोवाइड करवाता है, सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, अलग अलग कंटेक्स्ट में, जैसे कि टिकट पे, बोर्डिंग पास पे, आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, एयरपोर्ट पे सिग्नेचर्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो। कितने कोड का रहता है, यह रहता है आमतौर पे 2 यूनिक कोड का, ठीक है। और उसको असाइन किया जाता है IATA के द्वारा और दूसरा असाइन किया जाता है ICAO के द्वारा। एक और चीज़ याद रखिए, जो IATA जो कोड जो रिलीज करवाता है, यह कोड होता है 3 डिजिट का, और जो 3 डिजिट का कोड रहता है यह पैसेंजर फेसिंग ऑपरेशंस के लिए चाहिए। मतलब कि उसके टिकट में दे दिया, बोर्डिंग पास में दे दिया, उसको हमने कहीं पे अगर चेक इन करवाना है तो उस एंट्री गेट पे भी हमने उसको दे दिया। दूसरा है ICAO के कोड, तो वह कैसा है, 4 डिजिट का कोड होता है। और यह जो 4 डिजिट का कोड रहता है यह किया जाता है इंडस्ट्री के प्रोफेशनल को दिया जाता है, जैसे कि पायलट हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गए, एयरपोर्ट प्लानर हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर दिया गया है, हमें याद रखना है कि भैया DXN क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया है और सबको पता है भारत ने 40वां रैंक हासिल किया है, ठीक है। पिछले 9-10 सालों में हम देखें तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या किया है, प्रोग्रेस किया है। तो चलिए बता दीजिए कि इसको कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WIPO, UNDP या WHO। तो क्या आएगा आंसर, सबको पता होगा, ऑप्शन B WIPO, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो WIPO है, वो WIPO का फुल फॉर्म हमें देखने पता होना चाहिए, क्या आएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO, ठीक है। उन्होंने अभी यह इंडेक्स लॉन्च किया है जिसमें भारत को स्थान दिया गया है 40वां, कितने में से, 132 में से। और जो पहला वाला है, यह पहला वाला इनोवेशन कौन है, स्विट्जरलैंड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इकोनॉमी में जो भी इनोवेशन किया जाता है, जो इकोसिस्टम में इनोवेशन किया जाता है, यह सारी चीज़ को देखा जाता है, ठीक है।
एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है आपको। और उसी में टॉप किया है 2023 में किन्होंने, टोक्यो योकोहामा में। ठीक है, चलिए एक और चीज़ बता दूं कि 2000, मैंने आपको बताया ना 9-10 साल से हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो देखिए डेटा याद रखिएगा, अभी हम 40वीं पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और 2015 में से हम देखने जाए तो 81 पॉइंट का हमने क्या किया है, प्लस किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि पहले हम 140 के आसपास चल रहे थे या 120 के आसपास चल रहे थे, लेकिन अभी हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे सिर्फ 4 ही क्लस्टर है, बाकी चाइना के देखने जाए तो 24 है और यूएसए में 21 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें साइंस पे ज़्यादा जोर देना है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, कौन से 4 सिटी हैं, वही बड़े वाले, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, कलक्कड़ मुंदुथराई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। चलिए बता दीजिए, कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। अभी क्या हुआ है कि इनके ऊपर ना एक कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है, इसीलिए यह न्यूज़ में। अब क्या है, यही जो मैं कंटेक्स्ट बता दूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप आंसर दे दीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं। तो यह कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, केरला में नहीं है, यह है किसमें, तमिलनाडु में। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि तमिलनाडु में उनकी जो एक बेंच है वो मदुराई में बैठती है। तो उस मदुराई बेंच में क्या किया है कि यहाँ पे एक पिटीशन जो दाई हुई है, उस पिटीशन को उन्होंने देखा हुआ है कि भैया जो कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाहर वाले रेस्ट्रिक्ट करो, बाहर वाले आउटसाइडर को और व्हीकल्स को, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारे फ्लोरा और फौना को दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया हुआ है। तो यह आया है साउदर्न वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में यह आया है, जिसको लॉन्च किया गया था कब, 1988 में। और यहाँ पे एक रिवर सेंचुरी भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगर इसका टेरेन देखने जाए तो अनड्यूलेटिंग विथ सेवरल वैलीज एंड पोरस रॉक्स है। देखिए आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट देख रहे हो, छोटे वाले इमेज में देखिए, छोटे वाले इमेज में जो इंडिया का इमेज दिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट का ये जो साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एरो कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे आपको कलक्कड़ मुंदुथुराई साइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन मिल रहा है यह तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद प्ले कीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे हमें ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मिल रहा है, वहाँ पे टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है। ठीक है, बाकी फ्लोरा फौना आप खुद पढ़ सकते हो। चलिए ये जो है आपके सामने इमेज दिख रही है, ये तमिलनाडु पौंडीचेरी के आसपास हमारे जितने बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे टाइगर रिजर्व है या फिर हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा रट्टाफिकेशन लगा दीजिएगा। ठीक है, इस इमेज का रट्टाफिकेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व, और ये आया है वेस्टर्न घाट में सदर्न पोस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। बदिस लिमाकुमी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। चलिए ये भी बता देता हूँ कि ये कहाँ पे हमें देखने को मिला है, नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में। और नागालैंड में बदिस लिमाकुमी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो यह क्या है, क्या कोई मंकी है, क्या कोई फिश है, कोई स्पाइडर स्पीसीज मिला है या फिर बटरफ्लाई है? तो क्या है, यह है फिश। ठीक है, एक डिफरेंट प्रकार की हमें फिश देखने को मिली है। कहाँ पे मिली है, यह मिली है हमें मालक रिवर इन नागालैंड। तो मालक रिवर नागालैंड में हमें जो फिश मिली है उसका नाम दिया गया है बदिस लिमाकुमी। ठीक है,
एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि यह जो फिश मिली है उसकी फेमस चीज़ और एक थोड़ा डिफरेंट सी बात कहे जाए तो यह कलर चेंज कर लेती है। जैसे ही उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, अगर एक्वेरियम में डालते हैं तो क्या कर लेती है, यह अपने आप का कलर चेंज कर लेती है। ठीक है, मतलब कि यह कैसी है, फिश की कैमेलियन है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन याद रखिए यह कैसी फिश होगी, इसको कहा जाता है ऑर्नामेंटल। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ चीज़ जवेरात के तहत दिखानी हो तो उसको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो ऐसी फिशेस को कहा जाता है जो कि कैसी होती है, एक्वेरियम में रखने लायक होती है, उसको कहते हैं ऑर्नामेंटल्स। चलिए अगला एमसीक्यू देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। चलिए तो देख लेते हैं एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग दिल्ली और एनसीआर रीजन में क्या हुआ है। अब यह एमसीक्यू इसके लिए आया है क्योंकि अभी दिल्ली वालों के इस बार थोड़ी राहत की सांस देखने को मिले, ऐसा न्यूज़ करंट में था। मतलब कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने क्या कहा है कि भैया हमारे दिल्ली में 40% तक क्या हो गया है, पॉल्यूशन कम हो गया है। ठीक है, तो हम आशा रखते हैं कि इस बार दिवाली के आसपास वहाँ पे ज़्यादा धुआं ना लगे, ज़्यादा फॉग ना आए। ठीक है, चलिए तो 3 सेंटेंस दिए हैं। पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि NCAP फॉर रिडक्शन इन PM10 एंड PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप इन दिल्ली एंड NCR रीजन। और तीसरा, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर द इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। अब इन सिटू और एक्स सिटू का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा कि इन सिटू का मतलब ऑन साइट। ठीक है, आपके एक खेत है और उस खेत में अगर बहुत सारे आपके धान जो उगा हुआ है तो उसको आप ऊपर थ्रेसर से काट लेंगे, तो बाकी जो दिख रहा होगा, ऐसा ही आपका जो स्ट्रो बच जाएगा, उस स्ट्रो को क्या करना है, वहाँ पे काट के एक दूसरी जगह पे आप लेके जाएंगे, तो वहाँ पे करेंगे तो उसको कहते हैं कैसा, एक्स-सिटू मैनेजमेंट। लेकिन हमें ऑन साइट ही हमें उसका मैनेजमेंट करना है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑन साइट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस सही है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो भैया क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए NCAP ला के रखा है, GRAP भी उन्होंने ग्रेडेड एक्शन प्लान भी फोर्स में डाल के रखा हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट होता रहता है। ठीक है, हमारा टारगेट है कि भैया हमारे दीपावली के आसपास वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे दिल्ली में थोड़ा बहुत भी पोल्यूशन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है, वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। देखिए अब इसका कंटेक्स्ट बता दूंगा ना तो आप आंसर बता दोगे। आप बता दीजिए पहले कि सर जी यह सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन है, यह क्या है। ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जो है यह किनके साथ एसोसिएटेड है, क्या बाल गंगाधर तिलक के साथ, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू। तो यह उनके साथ रिगार्डिंग एसोसिएटेड है जिनका बर्थडे गया अभी कब, 2 अक्टूबर को। कौन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है यह MCQ करंट से पहले हमने PYQs में सॉल्व करके रखा है, क्योंकि यह सेम MCQ पूछा था, किन्होंने, UPSC ने पूछा था। ठीक है, तो सॉन्ग्स फॉर प्रिज्म जो है उनके बारे में आप देख सकते हो कि गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था एंशिएंट इंडियन रिलीजियस सॉन्ग इंग्लिश का हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसका नाम था, इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किया था और नाम दिया गया था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है,
और इसमें क्या है, तो इसमें है ऐसे संस्कृत के हाइम्स है और वे उपनिषद और अदर एंशियंट टेक्स्ट जो है उनके राइम्स तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और नाम दिया था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, कब किया था, जब वह जेल में थे। कौन सी जेल में, येरवड़ा जेल में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएटिव इज टेकन बाय, किन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव इनिशिएट किया है। अब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग होगा यह भी आपको पता होना चाहिए, और किन्होंने इसको इनिशिएट किया है यह भी पता होना चाहिए। नीति आयोग है, इंडियन आर्मी है, इंडियन रेलवे है या फिर एयर इंडिया है। तो क्या आएगा, सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी ने इसका इनिशिएटिव किया है। अब क्या है यह, जो है यह प्रोजेक्ट उद्भव है, इसके नाम में ही कुछ छुपा है। इसके नाम में ही आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है कि इसमें राइजिंग का हमें फीलिंग्स आ रहा है, उद्भव। ठीक है, टू क्रिएट समथिंग, और हमें फिर से किसी को क्या करना है, जगाना है। तो अभी क्या हुआ है, इंडियन आर्मी ने पार्टनरशिप किया है किनके साथ, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि यूएसआई के साथ। किसके लिए, प्रोजेक्ट उद्भव के लिए। और जो प्रोजेक्ट उद्भव है यह क्या करेगा, तो रीडिस्कवर करेगा हमारे जो भी हेरिटेज है, और हेरिटेज में हमें कहाँ पे भी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रांड स्ट्रेटजी, समझ रहे हो, इस प्रकार का हमें कोई मिल जाए कि भैया बाहुबली में जो त्रिशूल प्लान रखा था, ठीक है, यह त्रिशूल प्लान जो था, तो त्रिशूल प्लान ऐसा कहीं पे हमें मिल जाए तो हम उस प्रकार से शस्त्र भी बना सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। समझ रहे हो, बाहुबली का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है अभी तक। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि जो हमारे पुराने टैक्स है उस टैक्स में अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हमारे जो आज के टाइम में वॉर हो सकता है, हमारे जो शस्त्र हो सकते हैं, हमारी जो डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी होती है, उसमें कुछ हम पॉजिटिव चेंज लेके आए। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी यूएसआई के साथ। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों न्यूज़ में था, अभी वहाँ पे हमें टाइगर की डेथ देखने को मिली है, तो इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव है ये पूरा एरिया। तो इसके रिगार्डिंग हमें 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से क्या बताना है, उनमें से इनकरेक्ट बताना है। पहला, द रिजर्व स्पान्स अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना। अब सर जी पहला ही सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में ठीक है, कर्नाटक में भी ठीक है, केरला में भी ठीक है, लेकिन तेलंगाना तो बहुत दूर चला गया। अभी तो पहले क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद आएगा तेलंगाना। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या एरिया नहीं है, तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1996। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है कि यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1996 में नहीं, इसको किया गया था 1986 में। ठीक है, 10 साल आगे पीछे होने से बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा सेंटेंस जो है यही इकलौता हमारा सही है, बाकी के 2 गलत है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटेंस आर इनकरेक्ट, तो भैया ऑप्शन बी ओनली 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या हुआ है कि पिछले 2 महीने में देखने जाए तो 10 टाइगर मर गए हैं। कहाँ पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीज़न थे। अब उन रीज़न में हम देखने जाए तो पहला एक रीज़न है कि हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है। ठीक है, हाई डेंसिटी इसके लिए कि मान लीजिए ये हमारा एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब इस 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर हम कैरिंग कैपेसिटी देखें तो मान लीजिए चलिए कि 20 बाघ टाइगर आ जाएंगे। अब 20 टाइगर के बदले धीरे धीरे यहाँ पे अगर 40 टाइगर हो गए तो बाकी के 20 टाइगर को आपको कहीं दूर एक रास्ता प्रोवाइड करना है, उसको दूसरा हैबिटेट प्रोवाइड करवाना है, वरना क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटी है 20 की, यहाँ पे जो हिरन वगैरह खाना पीना मिलेगा वो खाना पीना होगा कितने लोगों का,
20 बाघ को, और हमारे पास गेस्ट कितने हैं 40 है, तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो यह एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है स्टार्वेशन और इन्फेक्शन, मतलब कि यहाँ पे वो भूखे भी रह जाएंगे, अगर 20 के लिए ही खाना है और खाने के लिए कितने 40 हो, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें स्टार्वेशन को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप सबको पता है कि जहाँ पे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जंक्शन है, वो वाला एरिया है, यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ याद रखना है नीलगिरी को, कि वहाँ पे क्या है, ब्लू माउंटेन है, और ये ब्लू माउंटेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक नीला कुरिंजी करके फ्लावर्स है, यह फ्लावर्स वहाँ पे ब्लॉसम होता है। कितने साल में सर जी, हर 12 साल में यह ब्लॉसम होता है, तो इसीलिए उसका नाम ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी ये बात तो आप जानते हो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 का, यूनेस्को में शामिल होने वाला मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत का पहला एंट्री है। कौन सी फौना मिलते हैं और उसमें कौन से अलग अलग सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी का रीजन आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए। यूपीएससी का एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यह नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में से काफ़ी एमसीक्यू पूछते हैं। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कीजिए शेयर, सब्सक्राइब और इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।